वेलकम बच्चों। मैं आज पतंग पाठ का काव्य सौंदर्य व भाव सौंदर्य दोनों स्पष्ट करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी बहुत सरल ढंग से व्याख्या करके समझा देती हूँ। आइए पहले काव्य सौंदर्य पर नज़र डालते हैं। जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि काव्य सौंदर्य में भाषा शैली के साथ साथ रस, छंद, अलंकार आदि का उल्लेख करना होता है। तो चलिए एक एक विशेषताओं को देखते हैं। पतंग पाठ में इसकी भाषा है खड़ी बोली, शैली भावात्मक शैली है, बाल मनोभावों का बहुत रोचक और अनूठा चित्रण है, वात्सल्य रस है, मुक्तक छंद है और उपमा, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, कहाँ कहाँ पर उपमा, अनुप्रास व मानवीकरण है उसे भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देती हूँ। देखिए, प्रस्तुत काव्य में कवि ने शरद ऋतु के चमकीले प्रभात को खरगोश की लाल चमकीली आँखों से उपमा देकर वर्णित किया है। ठीक, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, ठीक है। और यहाँ पर भी उन्होंने उपमा से ही सजाया है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, ठीक, मतलब आकाश में उड़ते रंग बिरंगे पतंग को तितलियों की उपमा देकर कितने सुंदर ढंग से चित्रित किया है। ठीक, तो इन दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ठीक, पुनः आवृत्ति हुई है जोर जोर से। और वैसे यहाँ पर इस पंक्ति में चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पुनः आवृत्ति है, नीचे लाइन देखिए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। ठीक, तो इन दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब इसके बाद मानवीकरण अलंकार को भी समझ लीजिए। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, जहाँ निर्जीव में सजीव का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। बच्चों, आना जाना तो मानवीय क्रिया है, किंतु कवि ने इस मानवीय क्रिया को वर्षा ऋतु और शरद ऋतु पर आरोपित किया है। जैसे देखिए, भादो गया, शरद आया, फूलों को पार करते हुए। ठीक, तो इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीनों अलंकार। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं भाव सौंदर्य। ठीक, तो भाव सौंदर्य बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा करते हैं। अब आइए इस पाठ का प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझा देती हूँ आप लोगों को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है, कविता के साथ सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। अब व्याख्या में हम लोगों ने देखा ना, कवि ने वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का परिवर्तन बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। तो क्या क्या परिवर्तन को बताया है उन्होंने? सबसे पहला परिवर्तन, तेज वर्षा समाप्त हो चुकी है और आसमान स्वच्छ चमकीला हो गया है।
दूसरा परिवर्तन है वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। उसके बाद शरद ऋतु का सूर्योदय लाल व चमकीला है, मानो खरगोश की लाल चमकीली आंखें हो। चौथा परिवर्तन ये है यहाँ पर प्रकृति में मौसम परिवर्तन का प्रभाव मानव जीवन में भी दिखाई पड़ता है। जैसे बच्चे साइकिल चलाने, पतंग उड़ाने लग जाते हैं, है ना। और सभी लोगों के मन में उत्साह, उमंग व ताजगी का संचार होता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। यहाँ पर देखिए, हल्की, रंगीन, पतला कागज, है ना। कागज की विशेषता ये पतला शब्द बता रहा है, वैसी कमानी तो पतली, ये सब विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, इसको ध्यान से समझिए। किसी भी वस्तु की विशेषता बताने के लिए उसके रंग रूप, आकार प्रकार आदि बताने के लिए विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। पतंग आसमान में उड़ने वाली वस्तु है। आसमान में वही वस्तु उड़ सकती है जिसका वजन कम हो, इसलिए सबसे हल्की विशेषण का प्रयोग किया गया है। पतंग बनाने में उसके वजन को हल्का रखने के लिए सबसे पतले कागज व सबसे पतली कमानी प्रयुक्त की गई। वैसे सफ़ेद स्वच्छ आकाश में दिखाई पड़ने के लिए पतंग का रंग बिरंगा होना भी आवश्यक है, अतः उसे रंगीन कागज से बनाया जाता है। इस प्रकार पतंग कविता में बाल सुलभ हरकतों के साथ विशेषण का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है, और जिसके कारण पाठक भी जिज्ञासु बन जाता है। आइए तीसरा प्रश्न देखें। बिंब स्पष्ट करें। अब इसके लिए पंक्तियों को एक बार विशेष ध्यान देके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब देखिए, इस काव्य में आपको बिंब स्पष्ट करना है। तो बच्चों, यहाँ पर अलग अलग बिंब का पता चलता है। कौन कौन सा बिंब देखिए। दृश्य बिंब, है ना, मतलब जिस पंक्ति को पढ़ के कोई दृश्य हमारी आँखों के सामने दिखाई दे, वो दृश्य बिंब है। श्रव्य बिंब, मतलब जिस पंक्ति से सुनने की अनुभूति हो। और है स्पर्श बिंब, जिससे स्पर्श छूने का आभास हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे तेज बौछारे गई, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। इन पंक्तियों में दृश्य बिंब है। अब देखिए श्रव्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहाँ पर श्रव्य बिंब है, क्योंकि सुनने की अनुभूति हो रही है। अब उसके बाद इस पंक्ति में आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यहाँ पर स्पर्श बिंब है। ठीक, मुलायम, नाजुक, कोमल, है ना, इसको स्पर्श करके ही अनुभव किया जा सकता है। अब चौथा प्रश्न देखें। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है।
बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, कपास से बच्चों का प्राकृतिक संबंध है। जिस प्रकार कपास मुलायम व कोमल होता है, उसी प्रकार बच्चों का शरीर भी अत्यंत कोमल व मुलायम होता है। रुई को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है ना। जैसे कि टेडी बियर, खिलौने, गुड्डा गुड़िया आदि का आकृति दिया जा सकता है। उसी प्रकार बच्चों को हम जिस दिशा या जिस प्रवृत्ति में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखें। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? बच्चों का उड़ान से सीधा संबंध है। सामान्यतः बच्चों के सपने, इच्छाएं व ख्वाब इतने ऊंचे होते हैं कि वे आसमान को छूने की कल्पना करने लगते हैं। ऐसे में पतंग को ऊंचाई पर उड़ते देखकर उनका उत्साह भी दुगना हो जाता है और वे खतरनाक ऊंचाई तक पहुंचने का दुस्साहस कर जाते हैं। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ख, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अब इन काव्यांश को पढ़ के आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न देख लीजिए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से कवि का तात्पर्य यह है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और छत में उनके चारों दिशाओं में उनके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो ऐसा प्रतीत होता है मानो मृदंग की मधुर ध्वनि हो। अगला प्रश्न देखिए। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, पतंग उड़ाते समय ध्यान पूरी तरह तन्मयता के साथ पतंग पर रहता है, पैरों पर नहीं। कठोरता अनुभूति के आधार पर विदित होती है और अनुभूति का संबंध मन से है। ध्यान पतंग पर होता है, अतः छत की कठोरता का आभास नहीं होता। अक्सर आप लोगों ने देखा है, महसूस भी किया है, यदि किसी भी कार्य में हम पूरी तरह से तल्लीन रहते हैं तो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, धूप, छांव इन चीज़ों का हमको आभास ही नहीं होता। अब अगला प्रश्न देखिए। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो देखिए, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को मुकाबला करने में सक्षम पाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मनोबल ऊंचा उठता है। हम चुनौतियों का इस विश्वास के साथ सामना करते हैं कि अंततः जीत हमारी ही होगी। और बच्चों, अंदर से हमको ऐसा लगने लगता है कि किसी भी विषम परिस्थितियों में हम बड़ी आसानी से जीवन जी लेंगे। अब आइए कविता के आसपास देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इसमें। पहला प्रश्न इसमें बनता है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। तो यहाँ पर सबके मन में अलग अलग ख्याल आते होंगे, पर कॉमन रूप से जो सबके मन में आता है उसके बारे में मैं आप लोग को बता देती हूँ। आसमान में उड़ते हुए रंग बिरंगे पतंग को देखकर हमारा मन खुशी से भर जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में भी पतंग के समान अनगिनत रंग होना चाहिए ताकि हम खुशी से स्वतंत्र जीवन जी सकें।
हम भी पतंग के समान आसमान में उड़ना चाहते हैं, अर्थात नई मंजिल पाना चाहते हैं, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। और मन में ये भावना भी आती है कि हम भी नई ऊंचाई को छुएं, अपनी नई पहचान बनाएं। अब अगला प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? तो देखिए, रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है, तब उसके शरीर में अद्भुत रोमांच व संगीत उत्पन्न होता है। मतलब पूरी तरह तल्लीनता के साथ यदि किसी कार्य में लीन हो जाओगे तो अलग ही खुशी मिलती है, समय का कुछ पता ही नहीं चलता। वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है ना। और मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय से कार्य करने लगता है और हम अवश्य सफल होते हैं। ठीक, जहाँ किसी भी कार्य को मतलब पूर्ण मनोबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ और उत्साह के साथ हम करते हैं, वहाँ सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब अगला प्रश्न है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें मतलब बच्चों को कैसे थाम लेती है? चर्चा करें। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं से जुड़ी होती है। पतंग आकाश में उड़ती है, परंतु इसकी ऊंचाई का नियंत्रण बच्चों के हाथ की डोर में होता है। बच्चे पतंग की ऊंचाई पर ही ध्यान रखते हैं, वे स्वयं को भूल जाते हैं। पतंग की बढ़ती ऊंचाई से बालमन और भी अधिक ऊंचा उड़ने लगता है। पतंग का धागा पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बालमन को भी नियंत्रित करता है, उन्हें गिरने से बचाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे छत के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में उनके ही रोमांचित शरीर का संतुलन उनको गिरने से बचा लेता है, और कभी कभी तो वही पतंग की डोर ही उनको नियंत्रित करके गिरने से बचा लेता है। अब आप लोगों का प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो बच्चों आप लोग को पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि मेरा प्रत्येक पार्ट का वीडियो आसानी से आप लोगों को उपलब्ध हो सके। अधिक से अधिक अपने बच्चों को शेयर कीजिए, है ना, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।